क्वेश्चन आवर में आइए आज आपको दिखाते हैं किस तरीके से उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है, जो एक प्राकृतिक त्रासदी है, आज उसने कहां तक क्या क्या कहर बरपा दिया है। ऐसा लगता है कि 70,000 से ज्यादा लोग अभी भी 4 दिनों बाद भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए सरकार ने शायद बहुत पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। सवाल उठ रहे हैं सरकारी कार्रवाई पर, सवाल उठ रहे हैं राहत के काम पर, सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार और यहां तक कि केंद्र सरकार भी संजीदा नहीं है। 70,000 जिंदगियों का यहां पर सवाल है, लेकिन कोई यहां पर ठोस पहल और कदम उठाता नहीं दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको अपडेट देते हैं कि दरअसल क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में। उत्तराखंड में बाढ़ के बाद से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है, इसमें कहीं कोई कमी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। सरकार के मुताबिक अब तक सिर्फ 71 लोगों की जानें गई हैं, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दुबे पहुंचे हुए थे, वहां पर अश्विनी दुबे वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि केदारनाथ में मौजूद थे। उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या पे हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजनाथ सिंह 5,000 लोगों की मृत्यु की दावा कर रहे हैं, और यहां तक कि हरीश रावत जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका कहना है कि सिर्फ 122 लोग मरे हैं, जबकि राज्य सरकार 71 लोगों के दावा कर रही है। बाढ़ से उत्तराखंड के 9 जिले बुरे तरीके से प्रभावित हैं, संपर्क टूटा हुआ है। इसके बावजूद स्थिति क्या है अभी तक आपके सामने है। केदारनाथ के पास 60 गांवों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 60 गांव अपने आप में मायने रखते हैं, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। मंदिर के 50 से ज्यादा पुजारी अभी भी लापता हैं, और मंदिर परिसर की स्थिति क्या है उसे हम लगातार पिछले 2 दिनों से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप जरा इसके बाद और आपको हम तमाम आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो सरकार का दावा है कि अब तक सिर्फ 71 लोगों की मृत्यु हुई है, उसे कैसे धता बता रहे हैं वो तमाम लोग जो वहां का दौरा करके आ रहे हैं। 2 बातों को सुनिए और उसके बाद से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लाशों की संख्या पूरे उत्तराखंड के इस केदारनाथ में और रामबाड़ा में जो 15 से यात्री गया, 5,000 यात्री वहां से निकले थे। हमको डीएम ने कहा कि कल आप लोगों को व्यवस्था करवाते हैं निकालने का, 15 तारीख। वो रामबाड़ा में कम से कम जो है 5,000 लोग, ये 15 से 20,000 लोग मरे। और सबसे बड़ी दुखद बात और दुर्भाग्यपूर्ण कि मैं तो एक जनता के सामने था, स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन उनको मालूम था कार्यक्रम का। जब मैं उतरा, निशांत जी उस दिन आए थे वहां पर, एक भी सरकार के कोई आदमी नहीं आए। लगभग 2 सदी के बाद इतना बड़ा यह प्राकृतिक हादसा हुआ है। यह अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोगों की जानें गई हैं, लेकिन लोगों का अनुमान है कि यह संख्या निश्चित रूप से 5-6 हजार से अधिक है जिन लोगों की जानें गई हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बेघर बार हो गए हैं। उनकी जो जायदाद संपत्ति रही है वह पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है यहाँ का, इसीलिए मैंने कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह दावा कर रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का टैग हटा दें इन दोनों नेताओं से, तो स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में जो हुआ है वो दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रासदी है। 70,000 लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो यात्राओं पर वहां पर गए हुए थे। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ऐसा लगता है कि कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। अभी तक सिर्फ 71 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है, जबकि हजारों लोगों के गायब होने की बात सामने आ रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में, जो हम लगातार ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं मिनट बाय मिनट, लेकिन पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है उत्तराखंड में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिमालय में आई सुनामी ने उत्तराखंड में जमकर तबाही मचाई। सैकड़ों जानें चली गईं और हजारों की जान खतरे में है। बारिश थमने के बाद अंदाजा हुआ कि उत्तराखंड में कुदरत ने किस कदर गुस्सा उतारा है। तबाही की तस्वीरें देखकर साफ है कि ये सब इतनी जल्दी हुआ होगा कि हजारों लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। आशंका जताई जा रही है कि हजारों लोग पानी के साथ ही बह गए, और ऐसे ही कई बदनसीब मलबे और पहाड़ के नीचे दबे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इस आपदा में जान बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। कम से कम 15 से 20,000 लोग मरे हैं। मैं आंखों से हजारों का लाश देखा हूँ, बह रहे थे। मंदिर के अंदर हम 3 दिन मलबे पर रहे, 6 फीट उसमें आज भी। और हम ये चाहेंगे कि इसको किसी भी हालत में इस सरकार को तुरंत लाशों को घर बार में पहुंचावे, इसकी व्यवस्था करे जो लाश चिन्हित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के अलग अलग जगह अब भी 70,000 लोग फंसे हुए हैं। अगर जल्दी राहत नहीं पहुंची तो भोजन और दवा के इंतजार में इनमें से कई मर सकते हैं।
सबसे खराब हालत केदार घाटी की है। यहाँ फंसे लोगों की भोजन के बिना हालत बिगड़ रही है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, फाटा में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को 4 दिन से खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हो पाया है। खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया, बच्चे बिलख रहे, दूध नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो ऊपर से नीचे भी आ गए उनके लिए भी संकट हो गया। इसलिए वहां से लोगों को निकालना चाहिए और इसको गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। लोग भूखे प्यासे और बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन इनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। एनडीआरएफ की टीम भी केदारनाथ धाम पहुंचने की कोशिश कर रही है। तबाही वाली रात से केदारनाथ घाटी में मौजूद हजारों जिंदगियां कहां सिसक रही हैं, किसी को नहीं मालूम। 2 तरह के फंसे हुए हैं। एक तो जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ पे जहाँ हादसा हुआ, और दूसरे लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। और रास्ते में कहाँ हैं, किस रोड के किस छोर में, आगे भी कट गया रोड, पीछे भी कट गया, और वो बीच में फंसे हुए हैं। केदार घाटी में कहीं लोग टापू पर फंसे हैं तो कहीं जंगल में। यहाँ की 90 धर्मशालाओं का कोई अता पता नहीं है। 60 गांवों का नामो निशान मिट चुका है। आपदा विभाग ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें मरने वालों की तादाद हजारों में होने की आशंका जताई गई है। सरकार और प्रशासन भी खुद मान रहा है कि तबाही की चपेट में आए कई इलाकों तक अभी कोई राहत नहीं पहुंची है। मुझे भी कई जगहों से सूचनाएं मिल रही हैं लगातार। बहुत सारी जगहों पर जो है जहां हेलीकॉप्टर भी काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ्यूल उपलब्ध नहीं है, और कई जगह जो है अभी भी हम खाने की सामग्री नहीं पहुंचा पाए हैं। कुछ जगह दूर दराज के ऐसे हैं जहां टेंट आदि सामग्री पहुंचानी है। एयरफोर्स ने हमको बड़े हेलीकॉप्टर दिए हैं, हम वहां तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भूखे प्यासे मदद का इंतजार कर रहे हैं, और अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो उन हजारों की जान पर बन सकती है। कुदरत की क्रूरता ने ऐसी विनाशलीला की है कि सब कुछ तबाह हो गया है। रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, ऐसे में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है बाढ़ के बाद से पैदा हुई बीमारियों से निपटने की। अगर वक्त पर राहत कार्य नहीं दिया गया तो सैकड़ों जानें और जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में स्थिति विषम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अभी हमें एक ताजा फुटेज मिला है जो कि केदारनाथ का है, और वहां की इन तस्वीरों को देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको सबसे पहले यह तस्वीरें दिखाते हैं। ये केदारनाथ की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी की पूरी घाटी जो है वहां पर जलमग्न होती हुई दिखाई दी थी। ये आपको तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज नेशन पर ही। केदारनाथ पहुंचने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका था और कितना ज्यादा आज भी बढ़ा हुआ है, यह आज दिन की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसी घाटी में केदारनाथ स्थित है जहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा विषम बताई जा रही है, और केदारनाथ के आसपास करीब 10,000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं जिनके बारे में कोई संपर्क साधना मुश्किल होता जा रहा है। वहां से लोगों को निकाल पाना अपने आप में मुश्किल हो रहा है। हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक हम पहुंचे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे अभी, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं सुबोध उगड़ियाल जी, जो कि सुबोध पुनियाल जी, जो कि दरअसल मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे देहरादून से शशांक शेखर जी, जियोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं, और सीवी वात्सल्य जी वार्ष्णेय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मशहूर पर्यावरणविद। आप सबों से हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये रिपोर्ट रखना चाहते हैं। हम पिछले 2 दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि सरकारी लापरवाही बदस्तूर जारी है। पहले से एडवांस वार्निंग मिलने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने कोई काम नहीं किया, और अगर वक्त रहते काम किया गया होता तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था। इसके बावजूद, त्रासदी आने के बावजूद सरकारी लापरवाही किस कदर वहां पर आम आदमी पर हावी हो रही है, यह रिपोर्ट उसी को दर्शाती है। पहले इसको देखिए। उत्तराखंड के केदारनाथ और आसपास के इलाकों में कुदरत ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसे देखते हुए अब सभी मानने लगे हैं कि अगर इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया होता तो शायद तबाही का मंजर ऐसा नहीं होता। पिछले साल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार के विरोध की वजह से इसे अब तक अमल में नहीं लाया गया है। पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने भी उत्तराखंड में पर्यावरण को लेकर लापरवाही के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
नटराजन का कहना है कि केदारनाथ सहित राज्य के बड़े इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने वाली अधिसूचना को राज्य सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। I believe very strongly that the eco-sensitive zone proposal is vital and important. It is in force today. My colleague, the Chief Minister of Uttarakhand, has a different point of view. The Assembly has passed a resolution. The BJP Chief Ministers before him also had the same point of view. They believe that the Uttarakhand development will be affected by this proposal. केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है क्योंकि इन्हीं इलाकों में पर्यावरण के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से इलाकों में जमकर निर्माण कार्य हुआ है। राज्य सरकार इन पर कोई अंकुश नहीं रख सकी। इसके बावजूद राज्य सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के इस प्रस्ताव को राज्य के हितों से खिलवाड़ बताकर विरोध करती रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परले से बिल्कुल बचा जा सकता था। ये परले आती ही नहीं यदि ये हमारी सरकारें अभी भी मान लें तो आगे आने वाली परले से बच सकते हैं, नहीं तो हमारे सिर पर इससे भी ज्यादा भयानक परले का दर्शन हमें हो रहा है। पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक उत्तरकाशी के बड़े इलाके को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया जाना था। ऐसा करने के बाद यहाँ नए निर्माण पर रोक लग जाती, साथ ही इलाके में पर्यटकों की संख्या भी सीमित करनी पड़ती। इस इलाके में सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक का प्रस्ताव भी था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि पिछले महीने ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इसकी शिकायत कर दी थी। उन्होंने इसे राज्य के विकास में बाधा पहुंचाने वाला बताया था। इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने भी मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाया था। पर्यावरण मंत्री तबाही के बाद अब भले ही राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, लेकिन सूबे में पनबिजली परियोजनाओं को हरी झंडी को लेकर उनका मंत्रालय भी सवालों के घेरे में है। हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें बांध चाहिए, मगर कितने बांध चाहिए, कहाँ बनने चाहिए और कैसे बनने चाहिए, ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। और मुझे लगता है हिमालय के अंदर हमने कभी ये सवाल पूछे नहीं। अगर आप देखें हर प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लियर कर दिया। ये कभी नहीं सोचा कि पूरी जो नदी है उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। भारी तबाही और सैकड़ों लोगों की मौत के बाद ये सवाल बना हुआ है कि क्या सूबे की सरकार इस तबाही से सबक लेगी। पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा है आज उत्तराखंड में आया प्राकृतिक आपदा। छोटे छोटे मानवीय स्वार्थ की वजह से प्रकृति ने कुछ ऐसा तांडव मचाया कि पूरे उत्तराखंड में तबाही का मंजर खड़ा हो गया है। हालांकि यात्रियों के बढ़ते तादाद और लगातार बढ़ रही बिल्डिंगों को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसे विकास में बाधा बताते हुए इसका विरोध किया था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी की जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जिम्मेदारी थोपे या राज्य सरकार ये कहे कि उन्हें केंद्र से सही मदद नहीं मिली, मौका तो यह है कि आज 70,000 लोगों की जानें फंसी हुई हैं और ये सब कुछ सरकारी लापरवाही का नतीजा है। राहत कार्य भी इसी वजह से आज सब